नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्ञानशाला न्यूज अपडेट। एक नजर इस सप्ताह की प्रमुख सुर्खियों पर। कर्नाटक पुलिस विभाग ने सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर का पद किया सृजित। देश में पहली बार किसी राज्य पुलिस ने इस तरह का पद सृजित किया है। देहरादून से चक्राता शहर में भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन। यह गार्डन 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। यूरोपीय संघ ने फिट फॉर 55 नाम से एक जलवायु प्रस्ताव किया पेश। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। गुजरात के खावड़ा में 4750 मेगावाट क्षमता के नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने की मंजूरी। बनने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। भूटान भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस भीम यूपीआई को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश। ड्रोन नियम 2021 का संशोधित मसौदा जारी। यह मसौदा नियम मार्च 2021 में जारी किए गए यूएएस नियम अर्थात अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल की जगह लेगा। गुरुग्राम जिले के फर्रुखनगर में देश का पहला अनाज एटीएम स्थापित। अनाज एटीएम बैंक एटीएम की तरह एक स्वचालित मशीन जो पैसे की जगह अनाज निकालती है। महाराष्ट्र सरकार ने की महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा। नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अब खबरें विस्तार से। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक रिपोर्ट अ फ्यूचर फॉर ऑल अ नीड फॉर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ को एग्जिस्टेंस जारी किया है। रिपोर्ट में बढ़ते मानव वन्य जीव संघर्ष पर अध्ययन किया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में भारत के 35% बाघ क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। भारत के बाघों के अलावा 40% अफ्रीकी शेर क्षेत्र और 70% अफ्रीकी और एशियाई हाथी क्षेत्र संरक्षित क्षेत्रों से बाहर है। संरक्षित क्षेत्र प्रमुख प्रजातियों जैसे बड़े शिकारी जानवरों और शाकाहारी जीवों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संरक्षित क्षेत्र मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करते हैं। इनमें से अधिकांश संरक्षित क्षेत्र एक दूसरे से अलग हो गए हैं। कई प्रजातियां अपने अस्तित्व के लिए मानव प्रभुत्व वाले स्थानों पर निर्भर हैं। इस कारण मानव वन्य जीव संघर्ष तेजी से बढ़ा है। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014-15 2018-19 के बीच मानव हाथी संघर्ष में 500 से अधिक हाथियों की मौत हुई। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन संकल्प ने खाड़ी क्षेत्र में प्रतिदिन औसतन 16 भारतीय ध्वज धारक व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित आवाजाही प्रदान की है। उल्लेखनीय है कि ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ओमान की खाड़ी में 2 तेल टैंकर जहाजों में विस्फोट होने के बाद जून 2019 में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया गया था। तब से एक भारतीय नौसेना के जहाज को एक हेलीकॉप्टर के साथ जून 2019 से उत्तर पश्चिम अरब सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी में लगातार तैनात किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वित्त सेवा प्लेटफॉर्म की स्थापना और संचालन के लिए रूपरेखा जारी की गई है। यह रूपरेखा निर्यातकों और आयातकों को ITFS जैसे एक समर्पित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के जरिए अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्रम में लेन देन के लिए प्रतिस्पर्धी शर्तों पर विभिन्न प्रकार की व्यापार संबंधी वित्तीय सुविधाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगी। इससे उनकी व्यापारिक प्राप्त राशियों को लिक्विड फंड में बदलने और अल्पकालिक वित्त पोषण हासिल करने की उनकी क्षमता में मदद करेगी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों को विकसित और विनियमित करने के लिए IFSCA अधिनियम 2019 के तहत अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा पेंशन की मंजूरी और वितरण के स्वचालन के लिए एक एकीकृत प्रणाली स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा लागू की है। ये एक वेब आधारित प्रणाली है जिसमें पेंशन दावों की प्रक्रिया को तीव्र और विवाद रहित करने के लिए शुरू किया गया है। इसके साथ ही सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के तहत किसी भी कारण से सीधे स्पर्श पोर्टल तक पहुंचने में असमर्थ पेंशन भोगियों को अंतिम छोर से कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सेवा केंद्रों की स्थापना की परिकल्पना की है। रक्षा लेखा विभाग के कई कार्यालय सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहे हैं। रक्षा पेंशन भोगियों से संबंधित 2 सबसे बड़े बैंकों भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक को सेवा केंद्र के रूप में साझा तौर पर चुना गया है। कर्नाटक पुलिस ने अपने विभाग में खास पद सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर का सृजन किया है। देश में पहली बार ऐसा होगा कि किसी राज्य पुलिस में सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स नियुक्त किए जाएंगे। कई विकसित देशों में इस तरह की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। वर्ष 1961 में क्राइम सीन ऑफिसर का पद पहली बार लंदन में सृजित किया गया था। पुलिस विभाग इसके जरिए ऐसे अधिकारियों को तैयार करेगा जो अपराध स्थल पर साक्ष्य की पहचान, संग्रह और संरक्षण के विशेषज्ञ होंगे। ये अधिकारी प्रशिक्षित अन्वेषक होंगे जिनके लिए गुजरात के गांधीनगर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और हैदराबाद में
केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाएगा। आरबीआई द्वारा खुदरा प्रत्यक्ष योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक में खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ट खाते खोलने की अनुमति होगी। उल्लेखनीय है कि गिल्ट अकाउंट किसी बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, लेकिन इसमें पैसे की जगह ट्रेजरी बिल या सरकारी प्रतिभूतियों को जमा और निकाला जाता है। दूसरे शब्दों में गिल्ट अकाउंट सरकारी प्रतिभूतियों को रखने के लिए खाता होता है। इस योजना का उद्देश्य सरकारी प्रतिभूति बाजार तक ऑनलाइन माध्यम से खुदरा निवेशकों की पहुंच में सुधार करना है। सही मायनों में ये योजना व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा के लिए वन स्टॉप समाधान है। योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत उपयोगकर्ता का सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक निर्गमन और निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम तक पहुंच होगी। निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम रिजर्व बैंक के स्वामित्व में सरकारी प्रतिभूतियों के द्वितीयक बाजार में सौदा करने के लिए एक सिस्टम है। बेंगलुरु के उद्योगपति एनएस श्रीनिवास मूर्ति को वियतनाम में कर्नाटक का मानद महा वाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि मानद महा वाणिज्य दूत अशासकीय व्यक्ति होते हैं जो अवैतनिक रूप से भारतीय राजनयिक मिशनों के साथ मिलकर अन्य देशों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देते हैं। बताते चले कि मानद महावाणिज्य दूत पासपोर्ट आवेदनों को स्वीकार नहीं करते हैं और न ही वो वीजा या निवास परमिट से संबंधित मामलों को संभालते हैं। इसे शासकीय अधिकारी संभालते हैं। उत्तराखंड में देहरादून के चक्राता शहर में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया है। यह गार्डन 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और 3 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। क्रिप्टोग्राम वो पौधे होते हैं जो बीजों के माध्यम से नहीं फैलते हैं। इसमें शैवाल, काई, फर्न, कवक और लाइकेन शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि पादप जगत को 2 उपजगतों यथा क्रिप्टोगैम और फैनरोगैम में विभाजित किया जा सकता है। क्रिप्टोगैम समूह में बीज रहित पौधे और पादपों के समान जीव होते हैं, जबकि फैनरोगैम समूह में बीज वाले पौधे होते हैं। क्रिप्टोगैम पौधे अच्छे जैव संकेतक हैं क्योंकि पॉल्यूशन से प्रभावित क्षेत्रों में लाइकेन जैसी प्रजातियां विकसित नहीं हो पाती और उनका विकसित न हो पाना संकेत देता है कि उस जगह प्रदूषण है। इन प्रजातियों का आर्थिक मूल्य भी अधिक है। इनका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए हैदराबादी बिरयानी और गलौटी कबाब जैसी प्रसिद्ध पकवानों में मसाले के रूप में किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना CSS को 31 मार्च 2026 अर्थात और 5 वर्षों के लिए जारी रखने की मंजूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि इस योजना का संचालन वर्ष 1993-94 से किया जा रहा है। इस प्रस्ताव से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए 3800 कोर्ट हॉल और 4000 आवासीय इकाइयों, वकीलों के लिए 1450 हॉल आदि के निर्माण में मदद मिलेगी। योजना के कुल 9000 करोड़ रुपए की लागत में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 5357 करोड़ रुपए की होगी, जिसमें ग्राम न्यायालय योजना के कार्यान्वयन के लिए 50 करोड़ रुपए की लागत भी शामिल है। बताते चलें कि 2 अक्टूबर 2009 से लागू ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत देश के ग्रामीण इलाकों में न्याय प्रणाली की त्वरित और आसान पहुंच के लिए ग्राम न्यायालयों की स्थापना की गई है। न्याय विभाग ने इसरो की तकनीकी सहायता से एक ऑनलाइन निगरानी प्रणाली विकसित की है। उन्नत न्याय विकास 2.0 वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग जियो टैगिंग द्वारा न्यायपालिका के लिए बुनियादी ढांचे से जुड़ी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत पूरी हो चुकी और चल रही परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में केंद्र प्रायोजित योजना राष्ट्रीय आयुष मिशन को जारी रखने की मंजूरी दी। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 31 मार्च 2026 तक जारी रखा जाएगा। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन 15 सितंबर 2014 को शुरू किया गया था। इसे आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सस्ती आयुष सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, PHCs, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, CSCs और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं को एक साथ मुहैया करना, आयुष शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन के माध्यम से राज्य स्तर पर संस्थागत क्षमता को मजबूत करना, 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, आयुष सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और 12,500 आयुष स्वास्थ्य एवं सेहत केंद्र का संचालन करना है। सिंगापुर में 14 जुलाई 2019 को दुनिया के सबसे विशाल तैरते सौर पैनल फर्मों में से एक का अनावरण किया गया। इन सौर पैनलों से 5 जल उपचार संयंत्रों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इस 60 मेगावाट पीक सौर फोटोवोल्टिक फार्म का निर्माण
सेमकॉर्प इंडस्ट्रीज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा किया गया है। 45 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले इस फार्म के उत्पन्न बिजली सिंगापुर को दुनिया के उन कुछ देशों की कतार में शामिल कर देगी जिनके पास सतत ऊर्जा द्वारा पूरी तरह से संचालित जल उपचार प्रणाली है। वर्तमान में सिंगापुर में 4 अन्य तैरती हुई सौर पैनल परियोजनाएं चल रही हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को गुजरात के खावड़ा में 4750 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने की मंजूरी देती है। खावड़ा जगह कच्छ से रण में स्थित है। बनने के बाद यह भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क होगा। एनटीपीसी आरईएल की इस पार्क से व्यावसायिक स्तर पर हरित हाइड्रोजन उत्पन्न करने की योजना है। हाल ही में एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिम्हाद्री ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर भारत का सबसे बड़ा 10 मेगावाट का तैरता हुआ सोलर भी चालू किया है। इसके अलावा तेलंगाना स्थित रामागुंडम ताप विद्युत संयंत्र के जलाशय पर 100 मेगावाट की तैरती हुई सोलर परियोजना भी कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में है। एनटीपीसी के नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार में तेजी लाने के लिए 7 अक्टूबर 2020 को सहायक कंपनी एनटीपीसी आरईएल को सम्मिलित किया गया था। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापित करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया। अक्षय स्रोतों और हरित हाइड्रोजन के आधार पर लद्दाख को कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था विकसित करने में मदद करेगा। यह प्रधानमंत्री के कार्बन मुक्त लद्दाख के दृष्टिकोण के अनुरूप भी है। एनटीपीसी ने इस क्षेत्र में शुरुआत में हाइड्रोजन से चलने वाली 5 बसें चलाने की योजना बनाई है। कंपनी लेह में एक सौर संयंत्र और हरित हाइड्रोजन उत्पादन इकाई भी स्थापित करेगी। इसी के साथ लेह जल्द ही शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ हरित हाइड्रोजन आधारित परिवहन परियोजनाओं को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। एनटीपीसी परिवहन, ऊर्जा, रसायन, उर्वरक, इस्पात आदि जैसे क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन आधारित समाधानों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। भूटान अपने क्यूआर कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस भीम यूपीआई मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया। भारत के पहले पड़ोस की नीति के तहत भूटान में यह सेवाएं शुरू की गई हैं। उल्लेखनीय है कि भारत इंटरफेस फॉर मनी भारत का डिजिटल भुगतान एप्लीकेशन है। यूपीआई कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन से जोड़ने में सक्षम बनाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग के कार्यकाल को 11वीं बार विस्तार दिया है। वर्ष 2017 में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता में ओबीसी समूह के उप श्रेणीकरण संबंधी विषयों का अन्वेषण करने हेतु एक आयोग की नियुक्ति की गई थी। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जांच के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। ओबीसी समूह के उप वर्गीकरण से ओबीसी के अत्यंत पिछड़े समुदायों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ सुनिश्चित होगा। अभी आरक्षण का लाभ ओबीसी समूह के मजबूत समुदायों को अधिक मिलता है और इस समूह की अत्यंत पिछड़ी जातियां जैसे निषाद इन लाभों को उठा नहीं पाते। बताते चलें कि अन्य पिछड़ा वर्ग में कोई उपवर्गीकरण नहीं है तथा सभी समुदायों को संयुक्त रूप से 27% आरक्षण प्रदान किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को सब्सिडी सहयोग उपलब्ध करवाकर भारत में वाणिज्यिक जहाजों के संचालन को प्रोत्साहन देने की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत मंत्रालयों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों द्वारा सरकारी कार्गो के आयात के लिए जारी वैश्विक निविदाओं में भारतीय पोत परिवहन कंपनियों को 5 वर्ष तक 1624 करोड़ रुपए का सब्सिडी सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस योजना की घोषणा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश आम बजट के दौरान की गई थी। सब्सिडी विदेशी शिपिंग कंपनी के न्यूनतम बोली के 5% से 15% तक हो सकती है। सब्सिडी की मात्रा 2 बातों पर निर्भर करती है। पहला, जहाज को कब ध्वजांकित किया गया था, 1 फरवरी 2021 के बाद या उससे पहले, और दूसरा, भारत में ध्वजांकित करने के समय जहाज की उम्र क्या थी। 10 वर्ष से कम पुराने जहाज के लिए सब्सिडी 15% होगी। 10 से 20 साल पुराने जहाज के लिए यह सब्सिडी 10% होगी। यह दर हर साल 1% घटती जाएगी जब तक कि सब्सिडी क्रमशः 10% और 5% तक नहीं पहुंच जाती। 20 वर्ष से अधिक पुराने जहाज योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे। यदि सबसे कम बोली भारतीय ध्वज वाहक जहाज ही लगाता है तो इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वर्तमान में भारतीय बेड़े की क्षमता के लिहाज से वैश्विक बेड़े में महज 1.2% हिस्सेदारी है। इस प्रोत्साहन योजना से इसके बढ़ने की संभावना है, जिससे रोजगार में वृद्धि भी होगी। निर्यात और आयात
यानी कि एक्जिम व्यापार ढुलाई में भारतीय जहाजों की हिस्सेदारी 1987-88 में 40.7% से घटकर 2018-19 में लगभग 7.8% हो गई। फलस्वरूप विदेशी पोत परिवहन कंपनियों को किए जाने वाले माल ढुलाई बिल भुगतान के मद में विदेशी मुद्रा व्यय में वृद्धि हुई है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से इस व्यय में कमी आने की संभावना है। यूरोपीय संघ ने फिट फॉर 55 नाम से एक जलवायु प्रस्ताव पेश किया। इसका उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और अंततः यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों को जीवाश्म ईंधन से मुक्त करना है। यह वस्तुतः यूरोपीय संघ का रोडमैप है, जिसके तहत यूरोपीय संघ पेरिस समझौते के तहत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एनडीसी को प्राप्त करना चाहता है। इसके तहत वाहन संबंधी उत्सर्जन को 1990 की तुलना में वर्ष 2030 तक 55% और वर्ष 2035 तक 100% तक कम करने की बात है, जिसका अर्थ है वर्ष 2035 से यूरोपीय संघ में दहन इंजन वाली कारों का उत्पादन नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय संघ का एनडीसी लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 2090 के स्तर से 55% कम करना है। इसके तहत यह यूरोपीय संघ के ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय स्रोत के बाध्यकारी लक्ष्य को 40% तक बढ़ाने और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता में 36% तक सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही इस रोडमैप के अनुसार विमानन और समुद्री परिवहन में पारंपरिक ईंधन के स्थान पर कोई संवहनीय विकल्प अपनाने वाले देशों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए न्यूनतम करों की दर में महत्वपूर्ण वृद्धि करने की बात भी शामिल है। वर्ष 2005 में गठित यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी कि ईयू अर्थात ईटीएस के तहत यूरोपीय संघ में कार्बन उत्सर्जक कंपनियों पर प्रतिवर्ष उत्सर्जन करने की एक सीमा निर्धारित की जाती है। यदि कोई कंपनी सीमा का उल्लंघन करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाता है। यदि कोई कंपनी निर्धारित सीमा से कम कार्बन उत्सर्जन करती है तो वह अप्रयुक्त उत्सर्जन भाग को बेच सकती है। इस यूरोपीय संघ उत्सर्जन व्यापार प्रणाली में कार्बन उत्सर्जन की निर्धारित सीमा को भी कम किए जाने की बात कही गई है। इसके अलावा इस रोडमैप में वर्ष 2026 से इमारतों और सड़क परिवहन के लिए एक अलग उत्सर्जन व्यापार प्रणाली का निर्माण का आह्वान किया गया है। इसके तहत यूरोपीय संघ के छोटे व्यवसायियों को नए ईटीएस में समायोजित करने के लिए सामाजिक जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही यूरोपीय संघ की कार्बन डाइऑक्साइड की सिंक क्षमता को 310 मिलियन टन तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा ने 13 जुलाई 2021 को 5वीं बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले नेपाल की सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक नाटकीय फैसले में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है तथा देउबा को संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 76(5) के अनुसार सदन का कोई भी सदस्य जो सदन में विश्वास मत हासिल करने का एक आधार प्रस्तुत करता है उसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा शपथ लेने के 30 दिनों के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना जरूरी है। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में देउबा की नेपाली कांग्रेस के पास केवल 61 सीटें हैं। देउबा को 136 वोटों की जरूरत है क्योंकि वर्तमान में सदन में केवल 271 सदस्य हैं। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कृष्णा और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्डों के क्षेत्राधिकार संबंधी 2 अधिसूचनाएं जारी की हैं। इसके तहत कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड को कृष्णा और गोदावरी परियोजनाओं के प्रशासन, विनियमन, संचालन और रखरखाव के संदर्भ में आवश्यक अधिकार और शक्तियां प्रदान की गई हैं। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नदी के जल के प्रभावी प्रबंधन के प्रावधान शामिल हैं। इस अधिनियम में गोदावरी और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्डों का गठन का प्रावधान किया गया है। साथ ही इसमें इन बोर्डों के कामकाज की निगरानी के लिए एक शीर्ष परिषद के गठन का प्रावधान भी है। बताते चलें कि संविधान के अनुच्छेद 262 के तहत अंतर्राज्यीय जल विवादों के समाधान से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 262 में 2 प्रावधान हैं। पहला, संसद कानून बनाकर किसी भी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णयन कर सकती है। दूसरा, संसद यह भी व्यवस्था कर सकती है कि उच्चतम न्यायालय या कोई अन्य न्यायालय ऐसे किसी विवाद या परिवाद के संबंध में अपने अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा। इस अनुच्छेद का प्रयोग कर जल विवादों का निपटारा करने हेतु संसद द्वारा 2 कानून बनाए गए। पहला, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और दूसरा, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A के तहत दर्ज मामलों को तत्काल वापस लेने का निर्देश दिया। केस वापस लेने का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद लिया गया है। बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में धारा 66A को असंवैधानिक करार देते हुए निरसित कर दिया था। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी बात को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सरकार पर नाराज हुई। उल्लेखनीय है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A सूचना संबंधी अपराधों से संबंधित है। इसके तहत कंप्यूटर संसाधन या संचार उपकरण के माध्यम से कोई भी अपमानजनक या अवैध एवं खतरनाक सूचना भेजना एक दंडनीय अपराध है। इस कानून के तहत अपरिभाषित कार्यों को भी अपराध का आधार बनाया जाता है। उदाहरण के लिए सुविधा, खतरा, बाधा और अपमान के आधार पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इन आधारों पर एक कंटेंट जो किसी एक के लिए आपत्तिजनक होगा तो दूसरे के लिए नहीं। जो अभिव्यक्ति एक के लिए खींच या असुविधा का कारण हो सकती है तो दूसरे के नहीं। सही मायनों में पुलिसकर्मी अपने सुविधानुसार आक्रामक, खतरनाक, बाधा, असुविधा आदि शब्द को परिभाषित करते हैं। इसी कारण कोर्ट ने धारा 66A को संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के विपरीत माना और इसे समाप्त कर दिया था। नागर विमानन मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 का संशोधित मसौदा जारी किया है। विश्वास, स्वप्रमाणन एवं बिना किसी हस्तक्षेप के निगरानी के सिद्धांत पर यह आधारित मसौदा नियम मार्च 2021 में जारी किए गए UAS नियम अर्थात अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल की जगह लेगा। इस मसौदा नियम का उद्देश्य डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म को व्यापार अनुकूल एकल खिड़की ऑनलाइन प्रणाली के तौर पर विकसित करना और लाइसेंसिंग की जटिलता को समाप्त करना है। आसान भाषा में कहा जाए तो पहले के मुकाबले पेपर वर्क काफी कम होगा और ड्रोन की उड़ान के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही व्यापार अनुकूल नियम बनाने के लिए ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। अभी ड्रोन को संचालित करने के लिए 25 तरह के फॉर्म भरने की जरूरत होती है। इस मसौदा नियम में इसे घटाकर 6 किया गया है। यदि मसौदा नियम लागू होता है तो अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र, विशिष्ट पहचान संख्या, पूर्वानुमति और रिमोट पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। नैनो ड्रोन, गैर व्यापारिक इस्तेमाल के लिए माइक्रो ड्रोन और अनुसंधान एवं विकास संगठनों के लिए पायलट लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। ड्रोन और ड्रोन के पुर्जे के आयात को विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा नियमित किया जाएगा। अभी लाइसेंस शुल्क को ड्रोन के आकार के आधार पर लिया जाता है। मसौदा नियम में लाइसेंस शुल्क को भी ड्रोन के आकार से डीलिंग कर दिया गया है और लाइसेंस शुल्क को सबके लिए वहनीय बनाया गया है। ड्रोन संचालन के लिए हवाई क्षेत्र को 3 कलर कोड हरा, पीला और लाल कलर में बांटा गया है। अभी हवाई अड्डे की पेरीमीटर से 45 किलोमीटर का क्षेत्र पीला हवाई क्षेत्र के तहत आता है, जहां हर एक क्षेत्र की तुलना में ड्रोन संचालन कठिन है। मसौदा नियम में इसे घटाकर 12 किलोमीटर किया गया है। हरित क्षेत्रों में 400 फीट तक और हवाई अड्डे की पेरीमीटर से 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में 200 फीट तक ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। वहीं लाल क्षेत्र में ड्रोन संचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि ड्रोन एक तरफ आर्थिक गतिशीलता बढ़ाने में सहायक है तो दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के लिए चुनौती भी है। आतंकवादी ड्रोन प्रौद्योगिकी की सहायता से कई तरह की आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में जम्मू में वायुसेना स्टेशन पर विस्फोटकों को गिराने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। इसी कारण मसौदा नियम में रियल टाइम ट्रैकिंग और जियो फेंसिंग जैसी सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। भविष्य में इन्हें अधिसूचित किए जाने की आशा है और अनुपालन के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने पशुपालन और डेयरी योजनाओं के विभिन्न घटकों को संशोधित और पुनः व्यवस्थित करके एक विशेष पशुधन क्षेत्र पैकेज के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत केंद्र सरकार अगले 5 वर्षों के दौरान 54,618 करोड़ रुपए का कुल निवेश जुटाने के लिए 9,800 करोड़ रुपए की सहायता देगी। इसके आधार पर विभाग की सभी योजनाओं को 3 व्यापक श्रेणियों में समाविष्ट कर दिया जाएगा। पहला विकास कार्यक्रम होगा। इसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशुधन मिशन और पशुधन गणना एवं एकीकृत नमूना सर्वेक्षण को उप योजनाओं के तौर पर शामिल किया गया है। दूसरा पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण है। वस्तुतः रोग नियंत्रण कार्यक्रम का ही नाम बदलकर पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण किया गया है। इसके तहत वर्तमान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शामिल है। तीसरा अवसंरचना विकास निधि है। इसमें पशुपालन अवसंरचना विकास निधि और डेयरी अवसंरचना विकास निधि का विलय कर दिया गया है तथा डेयरी गतिविधियों में संलग्न डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को समर्थन की वर्तमान योजना भी इस तीसरी श्रेणी में शामिल है। ध्रुवीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच
एक समझौते MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। दोनों संगठन ध्रुवीय जीव विज्ञान के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। इस समझौते को ध्रुवीय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान के परस्पर सहमति वाले क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में शोध को तेज करने के क्रम में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के स्टेशनों पर संयुक्त प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इससे शोधकर्ताओं को नमूनों को भारत में मुख्य प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने की जरूरत के बगैर अपनी साइट का प्रयोग करने का मौका मिलेगा और इस विशेष वातावरण में जुड़ी बहुमूल्य जानकारी और नवीन उत्पादन सामने आएंगे। उल्लेखनीय है कि ध्रुवीय क्षेत्र में अंटार्कटिक, आर्कटिक, दक्षिणी महासागर और हिमालय शामिल हैं। इन्हें अभी अनएक्सप्लोर्ड इकोसिस्टम के रूप में जाना जाता है। गुरुग्राम जिले के फर्रुख नगर में देश का पहला अनाज ATM स्थापित किया गया। यह एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस पायलट प्रोजेक्ट के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद इन खाद्य आपूर्ति मशीनों को राज्य भर में स्थापित करने की योजना है। अनाज ATM बैंक ATM की तरह एक स्वचालित मशीन है जो पैसे की जगह अनाज निकालती है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित की जाने वाली इस मशीन को ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। इस मशीन में अनाज की माप में त्रुटि नगण्य है और यह मशीन एक बार में 5 से 7 मिनट के भीतर 70 किलो तक अनाज निकाल सकती है। यह स्वचालित मशीन टच स्क्रीन के साथ बायोमेट्रिक सिस्टम से लैस है, जहां लाभार्थी को आधार कार्ड या राशन कार्ड नंबर दर्ज करना होगा। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पर सरकार द्वारा लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न मशीन के नीचे लगे बैग में स्वतः भर जाएगा। इस मशीन के माध्यम से 3 प्रकार का अनाज, गेहूं, चावल और बाजरा वितरित किया जा सकता है। पारिवारिक स्वास्थ्य समस्या के चलते यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हेनरिटा फोरे 1 जनवरी 2018 को यूनिसेफ की प्रमुख बनी थी। हालांकि उत्तराधिकारी चुने जाने तक फोरे अपने पद पर बनी रहेंगी। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के परामर्श से की जाती है। उल्लेखनीय है कि यूनिसेफ यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में की गई थी। महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 की घोषणा की गई है। इस नीति का उद्देश्य 2025 तक नए वाहन पंजीकरण में 10% बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन को शामिल करना है। इस नीति के अनुसार अप्रैल 2022 से प्रमुख शहरों में चलने वाले सभी नए सरकारी वाहन इलेक्ट्रिक होंगे। महाराष्ट्र के 6 शहरी क्षेत्रों मुंबई, पुणे, नागपुर और औरंगाबाद, अमरावती और नासिक में 2025 तक सार्वजनिक परिवहन में 25% इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों को सफल बनाने के लिए शहरी क्षेत्रों और राजमार्गों में लगभग 2500 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। दोपहिया वाहन खरीदने वालों को अधिकतम 10,000 रुपए, तिपहिया के लिए 30,000 रुपए, चौपहिया के लिए 1.5 लाख रुपए तक और ई बसों के लिए 20 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो आज की न्यूज अपडेट में बस इतना ही। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। नमस्कार।